हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद एमसी चैनल पर। दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, फायर ऑफिसर, इन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग जानते हैं कि मूल विधि, संविधान और समान ज्ञान से संबंधित 40 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 160 टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे आपके संविधान से संबंधित, मूल विधि से और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो हम लोग मूल विधि को कंप्लीटली शुरू से स्टार्ट करने वाले। यहाँ पर मूल विधि संबंधित जो भी क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं यूपीएसआई एग्जाम में, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसके और पार्ट्स आते जाएंगे। फिलहाल ये सेट 1 है, तो इसी तरह से आप लोगों को आगे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं और चाहते हैं यूपीएसआई को क्लियर करना, वो भी मस्ती मजे करते हुए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए यूपीएसआई की क्लास स्टार्ट हो गई है। रोजाना 8 बजे से यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन पे क्लिक करके आप लोग ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी इस पर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो इसकी सूचना आपके फ़ोन पे तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि सभी लोग इसमें बिल्कुल सही आंसर करेंगे। आप लोग भी साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत करेंसी नोटों के कूटकरण के अपराध में दंड का उल्लेख है। तो ये उल्लेख है किसमें? 489 ए में। ऑप्शन बी 489 एक है, या फिर इसे कोक है, बात दोनों सेम है। ए बी सी डी से कहें या फिर इसमें कोको गोगो गए तो दोनों सेम ही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हो सकता है कभी कभी आपके सामने 489 बी देखने को मिल जाए, तो आप लोगों को वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि धारा 302 का संबंध इनमें से किससे? 302 से हर कोई परिचित है और आप लोग भी जानते होंगे कि ये संबंधित है हत्या से। ठीक है, हत्या संबंधित धारा कौन सा है? 302। वहीं पे यदि हाफ मर्डर एक होते हैं फुल मर्डर, जो कि खत्म ही कर दिया जाता है, इसमें धारा लगते हैं 302। और एक होता है हाफ मर्डर, जो कि जिसकी धारा क्या है? 307। तो 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि मारने की नियत से किया गया हमला, उसे 307 के श्रेणी में रखते हैं। इस धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 302 किससे संबंधित है? हत्या से। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, धारा 354 का संबंध इनमें से किससे है? धारा 354 किसी भी महिलाओं के साथ छेड़खानी या फिर उसका लज्जा भंग करना या फिर उस पर अभद्र टिप्पणी करना, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है 354, आईपीसी 354 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। तो इसमें सही आंसर में वो क्या है? ऑप्शन ए स्त्री लज्जा भंग से संबंधित है धारा 354। अगला भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि धारा 414 के तहत अधिकतम दंड अवधि कितना निर्धारित है? धारा 414। ठीक है, कौन सी धारा? धारा 414। यह धारा संबंधित किससे है? पहले ये जान लेते हैं। तो धारा 414 जो है ये संबंधित है चुराई गई संपत्ति छिपाने में सहायता करने के अपराध में किसी व्यक्ति को इसके तहत एफआईआर कर उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। यदि कोई चोर है और वो कोई भी सामान को चोरी करता है और आप उसकी मदद करते हो उस सामान को छिपाने में, तो आप भारतीय दंड संहिता के धारा 414 के तहत आप अपराधी साबित होते हैं, अपराधी की श्रेणी में आप आते हैं। तो आपको इसके लिए सजा कितने वर्षों की मिलेगी? तो इसके लिए आपको सजा मिल सकती है 3 वर्ष की। ऑप्शन सी 3 साल। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि धारा 494 के अनुसार पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करने पर कारावास की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? ध्यान रहे, यहाँ पर पति जीवित है, पत्नी जीवित है, उसके बाद भी यदि वो दूसरी शादी करते हैं तो उन पे मुकदमा दर्ज किया जाता है धारा 494 के अंतर्गत। फिर चाहे वो पति ऐसा करे या फिर पत्नी ऐसा करे, इसमें कोई अंतर नहीं, दोनों पे एक ही धारा के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। बट यदि मान लीजिए कि पति एक्सपायर हो गए तो पत्नी दूसरी शादी करती है, तो इस पे कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होंगे। तो हम लोग सीधा यहाँ पे देखते हैं कि धारा 494 किसके अनुसार है। इसके अनुसार सजा क्या मिलेगी यदि ऐसा किया जाता है? तो इसके लिए आपको 7 वर्ष की सजा मिल सकती है। ऑप्शन डी 7 वर्ष। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि धारा 120 एक है या फिर को कहें, तो धारा 120 का संबंध किससे है?
एक 420 भी होता है, 420 से आप लोगों ने सुना होगा। तो 420 तो है धोखाधड़ी से, ठीक है, धोखाधड़ी से संबंधित 420 है। यहाँ पर 120 पूछे गए हैं। तो धारा 120 जो है यह संबंधित किससे, धारा 120 को ये संबंधित है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा से। ऑप्शन ए, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा से ये संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि दाय भाग जो कि हिंदू कानून ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है। दाय भाग, दाय को अलग कर दे, दाय और भाग, ठीक है, दाय भाग। दाय मतलब जो पैतृक संपत्ति आपके पास है, दादा बाबा परदादा किसी के भी, और उनका भाग बंटवारा, तो इसे दाय भाग कहा जाता है, ठीक है। और दाय भाग इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे जीमूतवाहन, ऑप्शन ए। अगला भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारतीय दंड संहिता कि निम्न में से कौन सी धारा यौन अपराध से संबंधित है। यौन अपराध से संबंधित इनमें कौन सी धारा है। तो यौन अपराध से संबंधित इसमें धारा है कौन सी, यौन अपराध संबंधित धारा है इसमें 375, धारा 375 यौन अपराध से आप लोग परिचित हैं। आगे पे क्वेश्चन है कि 7 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के द्वारा किया गया अपराध अपराध की श्रेणी नहीं माना जाएगा, यह किस धारा से संबंधित है। तो यह किस धारा से संबंधित है, आप लोगों को जल्दी से आंसर करके बताना है। इसमें सही आंसर क्या है, धारा 82, धारा 82, ठीक है, ऑप्शन बी। ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वह अपराध किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वो अपराध आते हैं संज्ञेय अपराध के श्रेणी में। संज्ञेय अपराध यदि आप लोग करते हैं तो इसके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती, तत्काल व तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, पुलिस गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, फिर चाहे वो जमानती अपराध हो या फिर संज्ञेय अपराध हो या फिर गैर जमानती अपराध हो। बट यदि संज्ञेय अपराध है तो इसके लिए गिरफ्तारी बिना किसी वारंट के किए जा सकते हैं। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है। तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति का उल्लेख है या उल्लेख है धारा 36 में, धारा 36, ऑप्शन सी। अगला फिर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति के दुर्व्यापार में कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी संलिप्त हो तो ऐसे लोक सेवक या फिर पुलिस अधिकारी को धारा 370 के तहत क्या दंड मिलेगा। तो धारा 370 आप लोग अनुच्छेद मत समझ ले, क्योंकि ये 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर से, जो कि खत्म कर दिए धारा। यहाँ पे ये धारा की बात है, ये अनुच्छेद नहीं है, ठीक है, दोनों बहुत अलग है, तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखें। तो धारा 370 के तहत दंड इन्हें क्या मिलेंगे, आजीवन कारावास की सजा इन्हें हो सकती है, ऑप्शन सी, आजीवन कारावास। अगला भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष का है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 1872 ईस्वी का, ऑप्शन सी, 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता से संबंधित सही वर्ष कौन सा है। तो भारतीय दंड संहिता से संबंधित सही वर्ष है 1860, ऑप्शन डी, 1860। दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत लोक अभियोजक नियुक्त करने का उपबंध है। लोक अभियोजक नियुक्त करने का संबंध है किसके तहत। तो इसमें सही आंसर होगा क्या है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, धारा 24, ऑप्शन डी, धारा 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को माता पिता या फिर संरक्षक द्वारा छोड़ देने पर धारा 317 के तहत क्या दंड हो सकते हैं। मान लीजिए 12 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, और वो अपने माता पिता के साथ रहता हो या फिर उनके कोई संरक्षक हो जो उनके देखभाल करते हो, उनके द्वारा यदि इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो उन पे धारा 317 के तहत मुकदमा दर्ज होते हैं, जिसके लिए सजा 7 वर्ष की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना उन पे लगाया जा सकता है, या फिर एक ही साथ 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। धारा 83 का संबंध निम्न में से किससे है। तो धारा 83 का संबंध है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से। यदि किसी व्यक्ति पे कोई मुकदमा दर्ज है, वो लगातार फरार चल रहा है, तो कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ एक धारा 83 के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं, जिनमें उनके घर की जो भी सामान है उसे कुर्की किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से संबंधित है धारा 83। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्ति को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है
जितना उचित समझे। यह भारत की किस धारा में वर्णित है? तो ये भारत की किस धारा में वर्णित है? ये वर्णित है धारा 20 में, धारा 20, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज हत्या या फिर दहेज मृत्यु के मामले में दंड का उल्लेख भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत है? तो दहेज मृत्यु या फिर दहेज हत्या की धारा कौन सी है? तो धारा है इसके लिए 304 बी, ऑप्शन बी, धारा 304 बी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत उन पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। यदि दहेज के लिए किसी पत्नी को मारा जाता है तो उन पे धारा 304 बी के तहत मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, जिसके लिए आपको आजीवन कारावास की सजा या फिर फांसी की सजा भी हो सकती है। आगे क्वेश्चन है कि कुछ मामले में पुलिस वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकेगी। इसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में है? तो इसका उल्लेख है धारा 41 में, ऑप्शन ए, धारा 41, 41, ऑप्शन ए। तो इस वीडियो में से इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो और आगे देखना तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, बस आप लोग एक फैमिली में जुड़ जाते हैं तो अच्छा लगता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। पीडीएफ फाइल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप लोग पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।